तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है आज के क्लास का वो दिया गया है, पानी से भरी बाल्टी में पानी का स्तर पेंदी से हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? जब भी आप कोई एक बाल्टी पानी यदि रखिएगा तो आप देखे होइएगा या फिर आप महसूस किए होइएगा अपनी आंखों से कि पानी जो है ना वो पेंदी से हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, पानी से भरी बाल्टी के पेंदी से आती एक बिंदु से किरण पानी की सतह पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। इस विरल माध्यम में आती है, इसीलिए अभिलंब से दूर हटकर आंख तक पहुंचती है। इसीलिए पानी से भरी बाल्टी में पानी का स्तर पेंदी से हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप अपनी आंखों से उस पेंदी की तरफ देखते हैं तो उस पेंदी से जो प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो आपके आंखों तक पहुंचती है, तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, जिसके कारण आपको यह प्रतीत होता है कि पानी जो है वो पेंदी से हल्का उठा हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जी। तो प्रिज्म होता क्या है? ठीक है, तो प्रिज्म कहते हैं जिसे एक आप दर्पण ले लीजिए या फिर आप कह लीजिए एक शीशा ले लीजिए, ठीक है, उस शीशे को आप त्रिभुज आकार का काट दीजिए, ठीक है, उस कटे हुए भाग को ही हम लोग कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं जी। लिखेंगे, किसी कोण पर झुके दो समपृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है, जिसमें आर पार जो है किरणें जा सके। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। या फिर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं वैसी दर्पण, ठीक है, जिसको त्रिभुजा आकार में काटा गया हो, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है? प्रिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत किरण प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है, अर्थात अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी कि मुड़ जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। इस तरह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इस आकृति में देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक प्रिज्म है ये, जिसका नाम देते हैं इसे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये नाम देते हैं एक्स वाई एंड जेड नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे हम कोई यहाँ पे हम एक लाइट इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास आपतित किरण है ये, ठीक है, ये जा रही है प्रिज्म पर पड़ रही है, इस बिंदु बी बिंदु पे पड़ा प्रिज्म पे। अब यहां से जो है ना बी बिंदु से मुड़ करके यहां तक ये जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। और यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे ये डैश भी कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण बनेगा इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, यहां से एक रेखा ला करके हम इसे मिला देंगे, ठीक है, जो कि इसकी सीधी रेखा में जाती हो। ऐसा डिनोट इसलिए किया गया ताकि यह अंदर ही अंदर इसे अनुभव होता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में यह नहीं बनता है। ठीक है, रियल में हमारे यहाँ से किरण जो है वो मुड़ जाता है। वो किधर मुड़ता है? तो नीचे वाले को हम कहते हैं आधार, तो आधार की तरफ यह मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह जो कोण जो विचलित हुआ इसी को हम कहेंगे विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण बनेगा इसी को हम कहेंगे विचलन कोण। और ये क्या है? प्रिज्म है। तो यहाँ पे जो है ना जब यह कोण विचलित हो जाएगा तो एक कोण देखिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से इसका एक कोण अंदर ही अंदर बनेगा यहाँ पे, जिसको हम ए से डॉट किए हैं, यहाँ पे डी से, यहाँ से ओ से और ये बी से।
तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है ये हमारा विचलन कोण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है कि पानी में रखी छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा छड़ डाल दीजिए या फिर एक रड डाल दीजिए या फिर उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए, तो आपको जो है ना वो पानी का जब सतह दिखेगा ना ऊपर वाले, वहां पे जो है ना पेंसिल या छड़ जो भी होगा वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश जो है ना अपवर्तन होते रहता है वहां पे, जिसके कारण वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग रीजन लिखेंगे, पानी में रखी छड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण। क्या है जी? अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग देखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण 90 हो तो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। यानी कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण यदि जाती है तो जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को, यानी कि 90 डिग्री से जो कोण बनाएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये है आपका एक सघन माध्यम हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु यानी कि यहाँ पे कोई किरण इस दर्पण पे पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, तो यहाँ पे हम जो अभिलंब डालेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे अभिलंब के पास देखिए, अभिलंब जो डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री लेकर के जो कोण बनाएगा यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। जो 90 डिग्री का यहाँ से लेकर के टोटल जो कोण बनाएगा उसको हम कहेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अब हम लोग देखेंगे वास्तविक गहराई और आभासीय गहराई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, अगर कोई वस्तु सघन माध्यम से या फिर अगर कोई वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए, यानी कि सघन माध्यम में हो वह है, जैसे मान लीजिए एक दर्पण है तो ऊपर वाले को हम कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है, सघन, और इसके अंदर वाले को कहते हैं विरल माध्यम। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो सघन माध्यम में है और उसको विरल माध्यम से देखा जा रहा हो, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो तथा उसे विरल माध्यम से देखा जाए तो वस्तु अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा दूर या फिर थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। यानी कि विरल माध्यम से देखिएगा तो जो वस्तु जहां पे खड़ा होगा इस सघन माध्यम में वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात वास्तविक गहराई से वेग गहराई क्रम होती है, ठीक है, यानी कि बोला गया यहाँ पे, अर्थात वास्तविक गहराई से वेग गहराई कम होती है। इस तरह कोई वस्तु विरल माध्यम में हो तथा उसे सघन माध्यम से देखा जाए तो देखने वाले को वस्तु अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा दूर प्रतीत होती है। इस तरह हमें वास्तविक गहराई एवं वास्तविक गहराई का ज्ञान होता है। यही बात बताया गया है कि अगर सघन माध्यम में से विरल माध्यम में देखिएगा तो ये थोड़ा सा दूर प्रतीत होगा, वहीं अगर विरल माध्यम में से सघन माध्यम में देखिएगा तो ये अपने वस्तु से थोड़ा सा जहाँ वस्तु खड़ा है उससे थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इससे हमको पता चल रहा है कि वास्तविक गहराई कितनी है, ये पता चल रहा है। अगला हम लोग देखेंगे नोट में लिखेंगे, देखिए लिखा गया है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो वह विरल माध्यम होता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है और उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अब आते हैं नोट 2 में, लिखेंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वह सघन माध्यम होगा, यानी कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा। उसे प्रकाश की, अब देखिए, और उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल
कम हो जाएगी, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल जो है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हम लोग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हम लोग सघन माध्यम से चलती हुई कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम की सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक मान वाले आपतन कोण पर आपतित होती है, तब यह किरण उसी माध्यम से अपवर्तित हो जाती है। तब प्रकाश के इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यानी कि बोला गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक माध्यम है सघन माध्यम, ठीक है, इसमें से कोई किरण जो है ये दर्पण पर पड़ी और यहाँ से यह मुड़ करके रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो यह पूरी तरह से जब किरण मुड़ जाएगी तो हम उसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सभी किरण यदि मुड़ जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका शर्त क्या है, देखिए शर्त में पहला नंबर लिखेंगे अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, तब क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उसी तरह से दूसरा नंबर प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। यानी कि प्रकाश का जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।